सोचिए जरा, क्या कभी आपके पास एक बिल्कुल खाली पन्ना आया है और आप बस उसे घूरते रह गए कि भाई आखिर इस निबंध की शुरुआत कहाँ से करूं, पहला शब्द क्या लिखूं? सच बताइए, ये एक ऐसी उलझन है ना जिसका सामना बड़े बड़े लेखकों को भी करना पड़ता है। खाली पन्ना अक्सर डराता है और बिल्कुल समझ नहीं आता कि बात शुरू कैसे की जाए। तो आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक आम से लगने वाले टेक्स्ट बुक चैप्टर को एक बेहतरीन सफर में बदलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पंडुलाल पुन्नालाल बख्शी जी के मशहूर निबंध क्या लिखूं की। मेरा वादा है, इस चर्चा के बाद खाली पन्ने का डर तो हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगा और एक शानदार निबंध लिखने की कला भी हम सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लेखक की उलझन, फिर विशेषज्ञों की सलाह, एक बड़ा ही चतुर समाधान, ढोल और समाज सुधार, कुछ जरूरी व्याकरण और शब्दावली, और आखिर में निष्कर्ष और मुख्य बातें। पहला पड़ाव, लेखक की उलझन। आखिर इस खाली पन्ने का सामना कैसे किया जाए? तो कहानी शुरू होती है लेखक बख्शी जी की एक भारी परेशानी से। उनके सामने वही खौफनाक खाली पन्ना है और उन्हें नमिता और अमिता के लिए दो एकदम आदर्श निबंध लिखने हैं। विषय सुनेंगे। पहला है दूर के ढोल सुहावने और दूसरा है समाज सुधार। अब जरा सोचिए, ये दोनों विषय आपस में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। एक कहावत पर आधारित है और दूसरा एक बेहद गंभीर सामाजिक मुद्दा। इसने बख्शी जी का दिमाग चकरा दिया है कि आखिर इन दो अलग दिशाओं में सोचकर बेहतरीन निबंध कैसे लिखा जाए। दूसरा पड़ाव, विशेषज्ञों की सलाह, यानी बड़े लेखकों के बनाए नियमों की खोज। परेशान होकर बख्शी जी ने मशहूर अंग्रेजी निबंधकार A.G. गार्डनर की सलाह पढ़ी। गार्डनर का ये टोपी और खूंटी वाला उदाहरण सच में लाजवाब है। उनका मानना था कि लिखने के लिए ना एक खास मानसिक स्थिति होती है, जहां विचार और भाव बिल्कुल झरने की तरह निकलते हैं। उन्होंने कमाल का एनालॉजी दिया। देखिए, हाथ को टांगने के लिए दीवार की कोई भी खूंटी काम आ सकती है, लेकिन असली चीज तो हाथ है ना। बिल्कुल वैसे ही एक निबंध में असली चीज लेखक के सच्चे जज्बात और विचार होते हैं। जो विषय मिलता है वो तो बस एक खूंटी की तरह है जिस पर हम अपने विचार टांग देते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म थोड़ी होती है। निबंध शास्त्र के महान आचार्यों ने कुछ बड़े ही सख्त नियम भी बनाए हैं। जैसे, निबंध हमेशा छोटा और सटीक होना चाहिए। इसके दो मुख्य अंग होने ही चाहिए, सामग्री और शैली। लिखने से पहले एक रूपरेखा या आउटलाइन बनानी जरूरी है। और हाँ, छोटे और तर्कसंगत वाक्य होने चाहिए। सच बताऊं तो ये सब पारंपरिक नियम पढ़कर बख्शी जी को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उनकी आफत और ज्यादा बढ़ गई। वैसे एक मजेदार तथ्य बताऊं, अगर कभी लिखते वक्त आपको घबराहट महसूस हो तो महान अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के इस किस्से को याद कर लीजिएगा। शेक्सपियर जैसे साहित्यिक दिग्गज को भी अपने नाटकों के नाम रखने में बेहद परेशानी होती थी। एक बार तो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध नाटक का नाम ही रख दिया था एज यू लाइक इट, यानी भाई जैसा तुम चाहो रख लो। तो अगर लिखने में या टाइटल सोचने में मुश्किल आए तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकार भी इस छोटी सी कठिनाई से गुजरे हैं। तो फिर इन सख्त नियमों की बेदियों से बचने का रास्ता क्या था? यहाँ परिचय होता है मॉन्टेन की आत्मपरक शैली का, यानी एकदम व्यक्तिगत तरीका। मॉन्टेन ने सिखाया कि निबंध कोई मैथ का फॉर्मूला नहीं है। जो आपने आसपास देखा, जो सुना और जो सचमुच दिल से महसूस किया, बस वही उठाकर पन्नों पर उतार दीजिए। ये एक ऐसी शैली है जो असलियत और सच्चे अनुभव को सबसे ऊपर रखती है। और बस इस एक विचार ने अचानक बख्शी जी के दिमाग की बत्ती जला दी। तीसरा पड़ाव, एक चतुर समाधान, अमीर खुसरो का वो लाजवाब हैक। ये किस्सा बख्शी जी के सबसे शानदार समाधान का आधार बनता है। एक बार महान कवि अमीर खुसरो एक कुएं पर पानी पीने गए। वहां चार औरतों ने उनसे पानी पिलाने के बदले चार अलग अलग चीजों पर कविता सुनाने को कहा। चीजें क्या थी? खीर, चरखा, कुत्ता और ढोल। अब खुसरो जी की प्रतिभा देखिए। उन्होंने इन चारों बिल्कुल बेमेल विषयों को उठाया और एक ही कविता में पिरो दिया। उन्होंने पढ़ा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। ये उनकी मशहूर अनमेली कविता थी। चारों अलग चीजें और एक कविता। क्या कमाल का ट्रिक था ये। अमीर खुसरो की इस जबरदस्त चतुराई से प्रेरित होकर बख्शी जी ने अपना एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि ठीक है, वो मॉन्टेन की आत्मपरक शैली को अपनाएंगे और साथ ही
खुसरो की अमेली कविता वाला ट्रिक यूज करके उन दोनों बिल्कुल अलग विषयों, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार को आपस में जोड़ देंगे। एक ही निबंध में इन दोनों को एक गहरा दार्शनिक रूप देकर पेश करना सच में खाली पन्ने के डर को हराने का एक ब्रिलियंट समाधान था। चौथा पड़ाव, ढोल और समाज सुधार के बीच का एक दार्शनिक दृष्टिकोण। अब उस निबंध की गहराई में चलते हैं। यहाँ तरुण यानी युवा और वृद्ध यानी बुजुर्ग के दृष्टिकोण का अंतर देखिए। युवाओं को अपना आने वाला कल यानी भविष्य एकदम चमकता हुआ और उज्जवल लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी जिंदगी के थपेड़े नहीं खाए हैं। वहीं बुजुर्गों को अपना बीता हुआ कल, अपना अतीत बड़ा प्यारा लगता है। युवा समाज में क्रांति लाना चाहते हैं और भविष्य को वर्तमान में खींचना चाहते हैं, जबकि बुजुर्ग पुरानी परंपराओं को बचाना चाहते हैं और अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? दोनों में से कोई भी आज के वर्तमान से खुश नहीं है। अब जब वर्तमान से हमेशा असंतोष ही रहेगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? गौतम बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी, कबीर, राजा राम मोहन रॉय और महात्मा गांधी तक इसका सबूत है। समाज सुधार की जरूरत हर युग में पड़ती ही है। ये सुधार का एक लगातार चलने वाला चक्र है। आज जो सुधार हम लाते हैं, कल वही एक दोष बन जाता है और फिर नए सुधार की मांग उठने लगती है। यही लगातार चलने वाली कश्मकश ही तो है जो मानव जीवन को आगे बढ़ाती है, प्रगतिशील बनाती है। पांचवा पड़ाव, व्याकरण और शब्दावली। ये हिस्सा परीक्षा के नजरिए से बेहद अहम है। इस पाठ में आने वाले कुछ जरूरी समास को चलिए समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए निबंध शास्त्र, इसका विग्रह होगा निबंध का शास्त्र, जो कि एक तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ पर परसर्ग का लोप हुआ है। उसी तरह नववधू, जिसका मतलब है नई वधू, ये कर्मधारय समास का बहुत बढ़िया उदाहरण है क्योंकि यहाँ विशेषण और विशेष्य का बड़ा ही क्लियर संबंध है। और आखिर में नगर नगर, जिसका अर्थ है नगर नगर में, जो एक अव्ययी भाव समास है। इन्हें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं ये। इसी तरह से शब्दों की बनावट में उपसर्ग और प्रत्यय का बड़ा लंबा चौड़ा रोल होता है। जैसे बोध शब्द के आगे दुर उपसर्ग लगा दें तो बन जाता है दुर्बोध, जिसका सीधा सा मतलब है जिसे समझना आसान ना हो। वहीं दूसरी तरफ कठिन शब्द के अंत में अगर हम आई प्रत्यय जोड़ दें तो नया शब्द उभरता है कठिनाई। ये छोटे छोटे व्याकरण के नियम भाषा को बड़ा ही ठोस और असरदार बनाते हैं। चलिए फटाफट कुछ जरूरी शब्दार्थ देख लेते हैं जो चैप्टर समझने में काम आएंगे। स्फूर्ति यानी अंदर से उठने वाला एक उत्साह, एक फुर्ती। आवेग, जिसका अर्थ है बिना सोचे समझे बस अचानक कुछ कर बैठने का एक इम्पल्स। यथार्थता, जो जीवन की असलियत या रियलिटी को बयान करती है। और जैसा कि हमने अभी बात की, दुर्बोधता, मतलब कोई ऐसी चीज जो आसानी से समझ में न आए। इन चारों शब्दों को समझ लिया तो चैप्टर पढ़ते वक्त कहानी और भी ज्यादा एंगेजिंग लगेगी। छठा और आखिरी पड़ाव, निष्कर्ष। देखते हैं खाली पन्ने पर जीत आखिर कैसे मिली। तो इस पूरे सफर का आखिर निचोड़ क्या है? मुख्य बातें 3 हैं। पहली, लिखने की असली ताकत लेखक के सच्चे जज्बात होते हैं। विषय तो सिर्फ उन्हें सामने लाने का एक जरिया है। दूसरी बात, मॉन्टेन की तरह अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लिखना एक साधारण से निबंध में भी जान डाल देता है। और तीसरी और शायद सबसे गहरा दर्शन ये है कि सामाजिक सुधार कभी न खत्म होने वाली चीज है। ये एक अनंत और लगातार चलने वाली प्रोसेस है। और दोस्तों, ये सारी बातें आकर मिलती हैं इस एक प्रसिद्ध कहावत पर, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। चाहे वो सच में किसी ढोल की कर्कश आवाज हो जो दूर से सुनने पर बड़ी मीठी लगती है, या फिर युवाओं और बुजुर्गों द्वारा देखी गई कल्पनाएं। दूरी हमेशा जिंदगी की असलियत, कड़वाहट और कठोर सच्चाई को छुपाकर उन्हें बड़ा ही आकर्षक बना देती है। यही इस निबंध का सबसे सुंदर पहलू है। अब इस मजेदार एक्सप्लेनर के आखिर में मेरे पास एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब जब हमें लिखने की शैली, अनमेली चीजों को जोड़ने की तकनीक और इन दार्शनिक गहराइयों का पता चल चुका है, तो अगली बार जब भी किसी खाली पन्ने का सामना होगा तो उस पर जीत हासिल करने के लिए इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आप सबसे पहले अपनाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि खाली पन्ना अब डराएगा नहीं, बल्कि एक नए विचार की शानदार